तो हमारी पहली ब्रेक लंबी हो गई। यस सर। अच्छी बात है ना, हम एक्सटेंड कर लेंगे आधा घंटा। यस सर। हमें क्या, आपकी कौन सी मीटिंग है इसके बाद, कोई है? नो सर। बस डन हो गई। चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर ऑडिट एंड अश्योरेंस। दो वर्ड्स हमारे सामने हैं, एक ऑडिट और एक अश्योरेंस। चैप्टर 1 बेसिकली बेसिक बातें करता है। चैप्टर 1 का यूनिट 1 आपको बताएगा कि ऑडिट क्या होता है, यूनिट 2 बताता है कि अश्योरेंस क्या होता है, यूनिट 3 आपको सैर कराता है कंपनीज एक्ट की, यूनिट 4 आपको वापस ला के बताता है कि आईफैक क्या है, आईएसपी क्या है, और आईएस से 200 ने कुछ टर्म्स बताई हैं उसका मतलब क्या है, एंड यूनिट 5 टॉक्स अबाउट एडवांटेजेस और लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस। तो अगर मैं एक जनरल बात करूं पेपर पर्सपेक्टिव से, तो इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से बनते हैं इस पूरे चैप्टर के? कंपनीज एक्ट तो बनता ही बनता है, लिमिटेशंस बहुत दफा क्या पूछ चुका हुआ है, एडवांटेजेस पूछ चुका है, इसके बाद अश्योरेंस की डेफिनेशन आ चुकी है, अश्योरेंस की टाइप्स पूछ चुका है, और कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस हैं स्टूवर्डशिप, मटीरियलिटी, ट्रू एंड फेयर, ये आगे जाके तो डिटेल में हम लोगों ने कवर करनी है, मगर ये चैप्टर कोशिश ये कर रहा है कि आपको तकरीबन सारी ही बातें एक दफ़ा हल्की हल्की सी बता दी जाए। सर जिक्र होता है सबसे पहले ऑडिट का। ऑडिट क्या है, जो लिखा हुआ राइट साइड पे भूल जाए। ऑडिट क्या है? अकाउंट्स की ऑफिशियल एग्जामिनेशन। जब भी आप अकाउंट्स को पकड़ते हैं और अकाउंट्स को पकड़ के चेक करते हैं कि क्या ये अकाउंट्स सही बने हुए हैं या एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हुए हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ वाकई में तुमने अच्छा काम किया है, तुमने सही काम किया है और तुम्हारे अकाउंट्स सच्चे, साफ, पायदार और दुरुस्त बने हुए हैं। सच्चे, साफ, पायदार और दुरुस्त बने हुए हैं। वर्ड है ऑफिशियल एग्जामिनेशन। ऑफिशियल मींस ऐसी एग्जामिनेशन जो कि बाय लॉ आप पे इम्पोज की जा रही है। हर कंपनी को ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है, और जिन पे है उनके लिए क्या है? ऑफिशियल एग्जामिनेशन। किस चीज की? ऑफ द अकाउंट्स। अकाउंट्स अब आप लोग बड़े हो गए हैं, तो अगर मैं अकाउंट्स के वर्ड को रिप्लेस कर दूं विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आप लोग माइंड तो नहीं करेंगे। और अगर मैं आपसे पूछने की जसारत करूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बातें कवर होती हैं, तो बता देंगे? बता दें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, नोट्स और ये 5 हो गए ना, और नोट्स, डिस्क्लोजर्स 6, और एक और चीज होती है कंपैरेटिव्स। तो एसओएफपी, एसओसीआई, एसओसीई, कैश फ्लो, नोट्स, कंपैरेटिव्स और डिस्क्लोजर्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसने बताया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने। कौन सा? IAS 1। तो एक ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों हम लोग ऑडिट करवाते हैं? ताकि ये पता करवा सकें जो एंटिटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या नहीं। तो पाकिस्तान में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा चल रहा है? IFRS। खाली IFRS नहीं, कंपनीज एक्ट के 2 स्केजुअल्स भी हैं। एक है 4th स्केजुअल और एक है 5th स्केजुअल। 4th स्केजुअल इज अबाउट लिस्टेड कंपनी एंड 5th स्केजुअल इज अबाउट अदर देन लिस्टेड कंपनी। तो अगर आपके सामने कभी लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स आए तो इसका मतलब है कि वो बने होंगे 2 फ्रेमवर्क्स के मुताबिक। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा? IFRS। और जब हम लोग IFRS बोलते हैं इट मीन्स कि उसमें IAS बाय डिफॉल्ट शामिल होते हैं, एंड हम लोग 4th स्केजुअल को भी साथ साथ कंप्लाई कर रहे होते हैं। IFRS भी एक फ्रेमवर्क है, कंपनीज एक्ट भी एक फ्रेमवर्क है। ओके, तो
ऑडिट में बेसिकली हम लोग फ्रॉड पकड़ने जाते हैं, ऐसा ही है? नहीं। ऑडिट में हम लोग कंट्रोल्स के ऊपर बात करने जाते हैं? नहीं। तो क्या करने जाते हैं? अकाउंट्स को चेक करने जाते हैं और हम लोग देख के ये बताते हैं कि क्या तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। और अगर मैं आजकल एक बड़ा वो मशहूर हुआ है शानदार मोबाइल वाला, आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तोता एंड मैना बने हैं या नहीं बने हुए। तो ट्रू एंड फेयर कह लें या तोता एंड मैना कह लें, जस्ट फॉर द फन सेक। अच्छा, ये तो हो गया ऑडिट। ऑडिट के अलावा अगर आपने किसी भी चीज को वेरीफाई करना हो तो एक उसके लिए बड़ी टर्म यूज होती है, कौन सी? अश्योरेंस। और अश्योरेंस हमारे पास 3 तरीके की होती है। मैंने गलत बात तो नहीं यूज कर दी? 3 होती हैं, 2 होती हैं? 3 होती हैं, मगर हम पढ़ते कितनी हैं? 2। 3 कौन कौन सी होती हैं? एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट या लिमिटेड। एब्सोल्यूट कहते हैं ऐसी एश्योरेंस जो कि 100% प्रोवाइड की जाए। ICAP के अंदर जो आप पेपर देने जाते हैं, जो रिजल्ट आता है वो 100% एब्सोल्यूट होता है कि आपके इतने ही नंबर हैं। आप अगर उसको वेरीफाई करवाने के लिए एप्लीकेशन दें तो तब भी आपके नंबर कम ज़्यादा नहीं होते हैं, उतने ही रहते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मगर ये टर्म ऑडिट के पेपर में हराम है, इसको आपने यूज़ नहीं करना। ऑडिट के अंदर आप कौन सी अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस। ये ऐसी अश्योरेंस है जो कि एब्सोल्यूट तो नहीं है, मगर एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है जो कि एक प्रैक्टिशनर आके प्रोवाइड करता है। व्हाट इज प्रैक्टिशनर? ऑडिटर। अश्योरेंस के लिए वर्ड का यूज होगा प्रैक्टिशनर। और जब हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस की बात कर रहे हैं, इट मींस कि कहां भी दी जाती है? ऑडिट के अंदर। तो इसके लिए प्रैक्टिशनर इज इक्वल टू ऑडिटर। प्रैक्टिशनर अपनी ओपिनियन को या अपनी कंक्लूजन को एक्सप्रेस करता है इन पॉजिटिव फॉर्म। सर याद रखिएगा, इस पॉजिटिव फॉर्म का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अकाउंट्स हमेशा ही सच्चे बने हुए हैं। इस पॉजिटिव फॉर्म का मतलब क्या है कि आप एक ऐसी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई घुमाई फिराई वाली बात नहीं है। इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। इसमें कोई खराब बात भी नहीं है, यानी कि आपने घुमा के नहीं बताया, जो बात है वो बात बता दी। और अगर अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं तो आप बताएंगे इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये भी क्या है? पॉजिटिव फॉर्म ही है। मगर अगर मैं इसको घुमा के बताऊं कि जितना मैंने चेक किया है, जितना मैंने देखा है, उसके मुताबिक मुझे अभी तक कोई ऐसी गलती नज़र नहीं आई जिस पे मैं ये कह सकूं कि तुम्हारी चीज़ें सही नहीं बनी हुई, ये पॉजिटिव फॉर्म नहीं है, ये नेगेटिव फॉर्म है। क्यों? ना मैं हाँ बोल रहा हूँ ना मैं ना बोल रहा हूँ, हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं है। तो अगर उसमें सारी बातें अच्छी हैं तो कल को मैं शोखा हो जाऊँगा, देखा मैंने कहा था ना, मेरे सामने तो कोई चीज़ मुझे ऐसी नज़र नहीं आई, और कल को अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई तो मेरे बस बहाना है। क्या उस वक़्त मैंने जितना चेक किया था मेरे सामने तो कुछ ऐसा नहीं आया था। दैट इज लिमिटेड एश्योरेंस। एक ऐसी एश्योरेंस जो कि इससे कम है, और आप कहाँ पे देते हैं? रिव्यू के अंदर। कौन देता है? प्रैक्टिशनर। ये मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस है जो कि आप नेगेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो अब आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑडिट क्या है और एश्योरेंस क्या है। ऑडिट के लिए स्ट्रेट स्टेटमेंट, एश्योरेंस कौन सी होती है? रीजनेबल। और रिव्यू में आप क्या देते हैं? लिमिटेड। और उसमें क्या वर्ड यूज करते हैं? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव कि जो अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये आगे हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 15 के अंदर। जो आपका IAS आ रही है रिव्यू का स्टैंडर्ड, दैट इज ऑल अबाउट लिमिटेड एश्योरेंस। चैप्टर 1 से लेकर 14 तक क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस। डन? ओके। एश्योरेंस के अंदर 5 की कंपोनेंट्स होते हैं। देयर इज अ 3 पार्टी रिलेशनशिप।
तीन पार्टीज कौन सी होती हैं? इंटेंडेड यूजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और प्रैक्टिशनर। एक सब्जेक्ट मैटर होता है जिसको वेरीफाई करना है, एक क्राइटेरिया होता है जिसके मुताबिक वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके जो आपको रिजल्ट मिला है दैट इज एविडेंस, जिसकी बेस पे आपने क्या बनाई है, एक रिपोर्ट बनाई है, दैट इज कॉल्ड अश्योरेंस रिपोर्ट। तो ये 5 एलिमेंट्स किसी भी अश्योरेंस की असाइनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। लेट्स से आपने जाना है मरी, कहाँ जाना है? पेपर सर पे मरी जा रहे हैं, शर्म नहीं आती? खैर मरी जाना है, और घर वालों ने आपकी जिम्मेदारी लगाई है कि आप लोगों ने इस गाड़ी को वेरीफाई करवा के आना है एक इंजीनियर से या एक मैकेनिक से कि क्या ये गाड़ी हमारी इस काबिल है कि इसको लेके मरी जाया जा सके। आपने गाड़ी निकाली और आप पहुंच गए एक मैकेनिक के पास, उसको जाके आपने गाड़ी चेक कराई। मैकेनिक ने कहा कि जाओ जाके घर वालों को बता दो कि ये गाड़ी इस काबिल है कि आप इसको मरी लेके जा सकते हैं। क्या घर वाले आपकी इस बात पे यकीन कर देंगे? नहीं करेंगे, कहेंगे लिखवा के लाओ, हमें तुम्हारी बात पे यकीन नहीं। अब हुआ क्या, आप लोग, मैकेनिक, घर वाले, क्या 3 पार्टीज हैं? आप कौन है? आप कौन है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि आपने गाड़ी को वेरीफाई करवाना है। मैकेनिक कौन बन गया? प्रैक्टिशनर। घर वाले कौन हो गए? इंटेंडेड यूजर। गाड़ी क्या है? सब्जेक्ट मैटर। उस मैकेनिक के पास टूल्स क्या हैं? क्राइटेरिया। और उसने जो आपको कहानी सुनाई है कि हाँ ये गाड़ी तुम लेके जा सकते हो, ये उसकी तरफ से क्या है? एक रिपोर्ट है, मगर वो रिपोर्ट आपको दे रहा है वर्बल। क्या रिपोर्ट वर्बल होती है? नहीं। उससे लिखवाएं कि भाई मुझे लिख के दो जो कि मैं घर वालों को जाके दिखाऊं। और जब उसने उस गाड़ी को पकड़ के मैच किया उस क्राइटेरिया के साथ, अपने टूल्स के साथ, तो उसने क्या हासिल किया होगा? एविडेंस, जिसकी बेस पे उसने अपनी ओपिनियन कायम की है कि हाँ ये गाड़ी जा सकती है या नहीं जा सकती। तो वो क्या कहेगा? इन माई ओपिनियन द गाड़ी इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, गाड़ी जा सकती है। ओके, एक और मिसाल ले लेते हैं। कोविड, जब कोविड आया तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी ऑडिटर जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए, वो जाकर ये भी देखें कि क्या कंपनीज ने कंप्लायंस की है या नहीं की। तो अब गवर्नमेंट ने उनको दिया एक कागज़ और कहा कि ये है 25 SOP, आपने देखना है कि क्या ये 25 के 25 फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। अब हमारे पास 3 पार्टीज हैं, ऑडिटर, गवर्नमेंट और कंपनीज के मैनेजमेंट, क्लाइंट्स। इसमें से मुझे बताइए इंटेंडेड यूजर कौन सा? गवर्नमेंट, क्लाइंट। परेशान क्यों हो गए? गवर्नमेंट ही है। यूजर कौन है? गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? मैनेजमेंट या क्लाइंट। और प्रैक्टिशनर कौन था? वो ऑडिटर। चेक क्या करना था? SOPs की कंप्लायंस। वो क्या बन गया? सब्जेक्ट मैटर। वेरीफाई कैसे करेगा? उस कागज़ के साथ। वो कागज़ क्या है? क्राइटेरिया। जब पहुंचेगा, क्राइटेरिया को सामने रखेगा, लगे हुए कंट्रोल्स को देखेगा, वेरीफाई करेगा, तो वो क्या हासिल कर रहा है? एविडेंस, जिसकी बेस पे वो जाकर बताएगा गवर्नमेंट को कि क्या ये अप्लाई किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? सब्जेक्ट मैटर। ऑडिटर कौन है? प्रैक्टिशनर। शेयर होल्डर्स कौन है? इंटेंडेड यूजर। मैनेजमेंट कौन है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। क्राइटेरिया क्या है? IFRS। एविडेंस हासिल करेगा जिसकी बेस पे वो क्या देगा? ऑडिट रिपोर्ट या अश्योरेंस रिपोर्ट। तो सर एग्जाम में अगर आपको ये डेफिनेशन आ जाए तो कोशिश कर लेंगे इसको क्रैम कर लें। पूरी किताब में डेफिनेशंस बहुत ही कम है, मगर हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ये, जहाँ पे डेफिनेशन का सवाल आ जाए वहाँ पे कोशिश करके उसको अपने अल्फाज में लिखने की ट्राई ना करें, क्रैम कर लें। एन एंगेजमेंट या एक ऐसी असाइनमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर एम्स टू ऑब्टेन sufficient, appropriate,
एविडेंस इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन यानी कि ओपिनियन, जो कि इनहांस करेगी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस किसका, इंटेंडेड यानी कि शेयर होल्डर्स का, अदर देन द यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट, अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि सब्जेक्ट मैटर। और क्राइटेरिया कैसे आया, जब उसने इवेलुएट किया सब्जेक्ट मैटर को किसके साथ, क्राइटेरिया के साथ। डन, ये हासिल करेगा एविडेंस। फिर किताब आगे चलती है और किताब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर आती है, स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी, एजेंसी, इंडिपेंडेंस कैसे आती है, ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, मटीरियलिटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब मजे की बात यह है चैप्टर 14 फिर से इसके ऊपर बहस करेगा, चैप्टर 4 फिर से इसके ऊपर बहस करता है, चैप्टर 3 इस पे बहस करेगा दोबारा, और हर चैप्टर तकरीबन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज चैप्टर नंबर 2 में भी हैं, 3 में भी हैं, 13 में भी हैं, 14 में भी हैं, इवन 4-5 में भी हैं। तो चैप्टर 1 की भरपूर कोशिश है कि आपको पूरा ऑडिट एक ही दफ़ा समझा दें। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान करके फिलहाल समझ लेते हैं। सर सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप और एजेंसी। डायरेक्टर्स क्या होते हैं कंपनी के, स्टीवर्ड। क्यों, इनके पास होते हैं कंपनी के एसेट्स, इन्होंने कंपनी को चलाना है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर देम। कोई भी डायरेक्टर कंपनी के एसेट्स को अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। दे हैव टू मैनेज ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। बेसिकली ये लोग कौन है, अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स कौन बन गए, प्रिंसिपल और ये एजेंट। और हमें पता है कि हर एजेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करे। तो रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। द एजेंट हैज लीगल ड्यूटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। और हर एजेंट अकाउंटेबल है किसके लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अच्छा ये भी चला गया, शेयर होल्डर का एक एजेंट नहीं होता, 2 होते हैं। दूसरा कौन सा होगा, ऑडिटर। एक एजेंट उसने रखा अकाउंट्स बनाने के लिए, और एक रखा कि उनके बने हुए अकाउंट्स को वेरीफाई करके बताओ कि क्या वो अकाउंट सही बने हैं या नहीं बने हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास पैसा, शेयर होल्डर हैज द पावर, हैज द मनी, और इनके पास एक्सपर्टीज तो है ही नहीं। डॉक्टर ने अगर शेयर्स परचेज किए हुए हैं किसी कंपनी के, तो आपको लगता है कि उसको पता होगा कि व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट इज कैश फ्लो, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, व्हाट इज लीज, व्हाट इज डेफर्ड टैक्स। उसको तो आइडिया नहीं है। उसका इंटरेस्ट क्या होगा कि उसको साल के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी के एसेट्स कितने बढ़े कितने कम हुए हैं, कंपनी क्या ऑपरेशंस में जा रही है या नहीं जा रही है, सेल्स बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। उसका इंटरेस्ट तो वहां पे है। मगर वो घबराता है कि जो चीजें मुझे रिपोर्ट की जा रही हैं वो चीजें ठीक हैं या नहीं, जिसके लिए वो क्या रखता है, एक नुमाइंदा, जिसका नाम क्या है, आप लोगों ने बनना ऑडिटर। अच्छा एक मजे की बात है, अगर आप इस पेपर को इस पर्सपेक्टिव से पढ़ें या समझें, थिंकिंग कि यू आर एन ऑडिटर, दिमाग में बस बिठा लें कि आई एम एन ऑडिटर, तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ये गाइडलाइन है। अच्छा, क्या मेरा ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए? इंडिपेंडेंट किस से? मैनेजमेंट से। कौन सी वाली मैनेजमेंट? क्लाइंट की ओवरऑल मैनेजमेंट में उसका कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। उसने कोई भी ऐसा काम ना किया हो जिससे उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो। और अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो हमें वो ऑडिटर नहीं चाहिए। अगर उसकी डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो रही है तो मुझे वो बंदा टीम का पार्ट नहीं बनाना। तो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायरेक्टर्स। इफ ही इज नॉट इंडिपेंडेंट तो उसका जो दिया हुआ ओपिनियन होगा दैट इज हाईली लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड, फिर हम उसकी बात पे यकीन नहीं कर सकते। इसी तरह 2 बातें और करते हैं, ट्रू एंड फेयर। ट्रू किसे कहते हैं?
सच्चा, और फेयर किसे कहते हैं? शफाफ। हमारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए, यानी कि साफ भी और साफ चली, शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली। तो ट्रू मीन्स कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स, एंड फेयर मीन्स देयर इज नो अनड्यू बायसनेस। तो किसी भी अकाउंट्स के अंदर एरर नहीं होने चाहिए और उसमें किसी भी तरह का कोई अनड्यू बायसनेस नहीं होना चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूं कि वो एरर फ्री हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि 100% एरर फ्री हो, अदरवाइज वो क्या बन जाए? एब्सोल्यूट। मगर हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? रीजनेबल पे। तो इसमें फ्री फ्रॉम एरर से मुराद है कोई भी मटीरियल गलती ना हो। इमटीरियल हो गुजारा चल जाएगा, मगर मटीरियल गलती मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर गलती मटीरियल है, इट मीन्स कि हमारे ऑडिटर ने इंडिपेंडेंटली सही काम नहीं किया। तो अगर उसको ट्रू एंड फेयर व्यू साबित करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको फ्री फ्रॉम एरर करवाना पड़ेगा और खुद भी वो प्रेशराइज ना हो किसी भी डायरेक्टर से। द फ्रेज ट्रू एंड फेयर व्यू एंड या प्रेजेंट फेयरली इंडिकेट्स दैट मैनेजमेंट दैट जजमेंट इज बीइंग गिवन। आप उस पर रिलाई कर सकते हो, उस पर भरोसा कर सकते हो, और ये वो स्टेटमेंट है जो कि उसने हासिल की है बाय मैचिंग द सब्जेक्ट मैटर विद क्राइटेरिया। तब जाके वो कहता है कि हाँ ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। मटीरियलिटी एक ऐसा बेंचमार्क जो कि ऑडिटर लगाता है शुरू में और कहता है कि अगर इससे कोई चीज़ तजावुज़ कर गई तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे मिस स्टेटमेंट है और ये वाली मिस स्टेटमेंट मुझे लाजमी ठीक करवानी है। एक ऐसी बेंचमार्क, एक ऐसा बेंचमार्क, लेट से मैं कहता हूँ कि एक कंपनी के एसेट्स हैं 1000 रुपये के, लेट से 1000 रुपये के एसेट्स हैं। तो मैंने कहा यार 50 रुपये से ऊपर की जो भी गलतियाँ होंगी वो मेरे लिए क्या होंगी? मटीरियल होंगी। मेरा बेंचमार्क क्या है? 50 से नीचे की गलतियाँ मैं बर्दाश्त कर लूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। मगर 50 से ऊपर की गलती हम मैनेजमेंट के साथ लड़ पड़ेंगे कि भाई इसको ठीक करो। ये क्या है? मेरा लेवल ऑफ मटीरियलिटी। अच्छा, मैंने आपसे कहा 50 से कम को तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, ये इतनी आसान बात नहीं है। 50 से कम जितनी भी गलतियाँ होंगी हम उठा के डालते हैं एक बास्केट के अंदर और ऑडिट के एंड पे देखते हैं कि क्या उस बास्केट का टोटल 50 से क्रॉस तो नहीं कर रहा। 2 रुपये की गलती भी होगी, 10 वाली गलती भी होगी, 25 वाली गलती भी होगी। तो अगर उसका एग्रीगेट क्रॉस कर जाए 50 से तो आपने उसके एग्रीगेट को भी 50 से नीचे रखना है। तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी मिसस्टेटमेंट्स होंगी जो कि आपको ठीक करवानी पड़ेंगी, तब जाके हम कहेंगे कि ये फ्री फ्रॉम एरर। सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। ये कहाँ पाया जाएगा? चैप्टर नंबर 3 में ISA 240। मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाने एज पर AFRF। मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाने हैं, डिज़ाइन भी करने हैं, इम्प्लीमेंट भी करने हैं, मॉनिटर भी करने हैं। चैप्टर 5 तसल्ली से बात करता है, या ISA 315। मैनेजमेंट ने ही असेस करना है कि क्या मेरी कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं। चैप्टर 14 570। मैनेजमेंट ने ही सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करके देने हैं, चाहे वो एक्टिव फेज हो चाहे वो पैसिव फेज हो। ISA 560 चैप्टर 14। और मैनेजमेंट ने ये सारे काम भी करने हैं। कौन से? मैनेजमेंट ने आपको एक्सेस देनी है तमाम तर चीज़ों की, बुक्स, वाउचर्स, नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आपको प्रोवाइड करने के लिए कौन लायबल है? मैनेजमेंट। और अगर आपको वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या आप कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं, आपने फैक्ट्री को विजिट करना है वो नहीं करने दे रहे हैं, इट मीन्स
स्कोप लिमिटेशन। आप कहेंगे चूंकि आपने हमें चीज़ें प्रोवाइड नहीं की, आई एम अनएबल टू ऑब्टेन सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिसकी बिना पे मैं अब आपको कहूँगा कि आपने क्या दे दिया मुझे, स्कोप लिमिटेशन। नाउ मैं आपकी रिपोर्ट ख़राब कर सकता हूँ। 705 या 706, 6 या 5, 6 या 5, 705 या 706। चलिए मैं आसान कर देता हूँ। मटेरियल में स्टेटमेंट में आएगा या एम्फसिस या अदर में आएगा? 705 में आएगा। 706 बात करता है एम्फसिस और अदर मैटर के ऊपर, 705 बात करता है मटेरियल में स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन के ऊपर। तो मैनेजमेंट की ये सारी जिम्मेदारियां पूरे ऑडिट में फैली हुई हैं। चैप्टर 1 में वो बेसिक बात करेगा, फिर चैप्टर 2 में भी है प्री कंडीशंस को कंप्लाई करना, चैप्टर 3 रिस्क निकाल के देना, कंट्रोल्स लगाना, चैप्टर 4 एविडेंस हासिल करने में हेल्प करना, सैम्पलिंग के अंदर सैंपल निकाल के उनको बताना, 5 कंट्रोल्स, 6 कंट्रोल्स को लगा के देखना, 7 आपको डाटा प्रोवाइड करना फॉर एनालिसिस, 8, 9, 10 आपकी सपोर्ट करना फॉर सब्सटेंटिव, 11 रिलेटेड पार्टी, वहाँ पे आपको लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट ऑफ पार्टीज़ हैं, उनके साथ ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, 12, 6, 10 उन्हीं का बंदा, 6, 20, 13 कोड ऑफ एथिक्स की कंप्लायंस, फिर 14 तो भर गया, उसी तरह 15 भी है। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां हर जगह पे फैली हैं। लोगों को ये लगता है कि एक ऑडिटर का काम है फ्रॉड पकड़ना, उसका काम वो नहीं है। उनको ये भी लगता है कि वो जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, सही लगता है, मगर किताब ये कहती है कि वो ये काम नहीं करता, कंट्रोल्स नहीं बनाता। लोगों को लगता है, मगर हकीकत में ये ऐसा नहीं है। इसके लिए एक टर्म कॉइन होती है, बता सकते हैं कौन सी? एक्सपेक्टेशन गैप। तो चैप्टर 14 और 1 आपस में भाई भाई हैं, 700 और चैप्टर नंबर 1 करीब करीब है, हमेशा याद रखिएगा। क्या कोई फायदे होते हैं ऑडिट के? जरा एक फायदा बताते हैं। क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। सर गुड मॉर्निंग। फायदा नहीं मेरा, ऑडिट का फायदा कोई एक फायदा बता दें ऑडिट का। मैनेजमेंट को तसल्ली मिलती है कि उनके अकाउंट से बने या नहीं बने। सेल परचेज किस चीज़ की? एसेट्स कौन सा सेल परचेज होते हैं भाई? सर कारोबार में क्या है, सेल परचेज। फिक्स एसेट्स बेचने जा रहे हो आप, कंपनी को दिवालिया कर दिया आपने। फिर ट्रस्ट बिल्ड होता है सही तरीके से, बायर्स का, कस्टमर्स का, वो आते हैं और आपसे ज़रा अच्छे वे में सेल परचेज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। कंट्रोल्स के ऊपर एक फीडबैक मिल जाता है। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, एक है फीडबैक, एक है ओपिनियन। हमने कहा हम रिपोर्ट के ऊपर ओपिनियन देते हैं, मगर कंट्रोल्स के ऊपर फीडबैक देते हैं। ओपिनियन का वर्ड यूज होता है जब आपको कहा जाए कि आपने ये काम करना है। फीडबैक इसके आप वॉलंटरी कर रहे हैं, अपनी खुशी से कर रहे हैं, समझ आ रहे हैं तो भी तो बता दें, और जहाँ भी वीकनेस है आइडेंटिफाई कर दें। मगर ओपिनियन के ही आपको पैसे दिए जाते हैं, और कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन देना हमारा काम नहीं है। स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ की कंप्लायंस, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल जाती है, मैनेजमेंट को एक अच्छी रिकमेंडेशन मिल जाती है। तो सर किताब भी तो ये बातें करती है, क्रेडिबिलिटी, मैनेजमेंट की ड्यूटीज, एश्योरेंस प्रोवाइड करना, फीडबैक ऑन कंट्रोल्स। और अगर मेरे कंट्रोल्स इनएडिक्वेट हैं तो मैं जाते जाते एक लेटर देके जाता हूँ, मैनेजमेंट लेटर या लेटर ऑफ वीकनेस। चैप्टर 5 बात करेगा इस चीज़ के ऊपर। लिमिटेशंस भी तो कुछ होती हैं ऑडिटर की। एंड से स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट बहुत हाई होती है, मैनेजमेंट तंग होती है, डिस्टर्ब होती है। सर लिमिटेशन बताते हैं। लिमिटेशंस होती हैं, स्कोप लिमिटेशंस कुछ होती हैं जो ऑडिट के दौरान आती है। ठीक है। फ्रॉड में मोस्टली मैनेजमेंट
फ्रॉड तो पकड़ के नहीं देता ना, एक लिमिटेशन ये भी है कि मैनेजमेंट कोलिजन कर रही होती है जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। जी उस्मान भाई लिमिटेशन बता दें। कॉस्ट बहुत हाई है, टाइम टेकिंग है, सैम्पलिंग इस्तेमाल होती है। अच्छा मेरा एविडेंस परसुएसिव होता है या कंक्लूसिव होता है? परसुएसिव होता है। क्या मतलब है परसुएसिव का और कंक्लूसिव का? हाँ ये एसी देख लें, ये एसी लगा हुआ है दीवार पे, मुझे ये एसी चीख के बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं एसबीआई का हूँ। मुझे एसबीआई की मैनेजमेंट ने लगाया, मुझे नज़र भी आ रहा है दीवार किसकी है, एसबीआई की है। और अगर एसबीआई की दीवार पर लगाया तो इन्हीं का होगा। हो सकता है कि उन्होंने ये एसी किसी थर्ड पार्टी से उधार लेके लगाया हो, मगर चूंकि दीवार पे लगा है तो मैं ये मानने पे मजबूर हूँ कि ये एसी किसका है, एसबीआई का है। एसी का लगना मुझे परसुएड कर रहा है इसको मानने पे कि एसी किसका है, एसबीआई का है। हाँ अगर ये मेरे सामने इंस्टॉल होता, मेरे सामने आता, मेरे सामने अनबॉक्स होता, मेरे सामने फिटिंग वाले आके लगा के जाते, मेरे सामने इसकी पेमेंट होती, तो ये एविडेंस कौन सा होता, कंक्लूसिव होता। ऑडिट में भी ऐसा ही होता है। आप लोग जाते हैं ईयर एंड पे, आखिरी 2 महीने 3 महीने मैक्स 4 महीने, मगर ट्रांजेक्शन तो पूरे साल की हो रही होती हैं। और एंटिटी आपको क्या देती है, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शंस, जिसको देख के मानने पे आप मजबूर हो रहे होते हैं कि हाँ वाकई में ये चीज़ ऐसी हुई होगी, हुई है या नहीं। चूँकि आप मौजूद नहीं है आप उसको कंक्लूसिवली नहीं देख सकते। तो ऑडिट के केस में तो सबसे बड़ा मसला है दैट इज उसका एविडेंस परसुएसिव होता है रादर देन कंक्लूसिव होता है। ये सारी बातें हो गई हैं, कॉस्ट, डिस्ट्रप्शन, सब्जेक्ट मैटर। अच्छा एस्टीमेट से बना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी 100% एब्सोल्युटली क्लासिफाई नहीं होते हैं। एस्टीमेट्स, IAS 8 क्या है, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, तो एस्टीमेट्स पर बना होता है। फ्रॉड वाली बात हम लोगों ने कर ली। सैम्पलिंग के ऊपर काम हो रहा होता है, सारी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई वो नहीं करता। यूनिट 1 डन, 2 डन, 5 डन। अब आए यूनिट 4 पे। यूनिट 4 शुरू होता है एक बेसिक बात से, आईफैक्ट क्या है, IASB क्या है, स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे बनाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ICAP ने इसमें से कोई भी सवाल टेस्ट नहीं किया। उसके पास इतना और मवाद है कि यहाँ पे जाता ही नहीं है। ये है आपका रीड ओनली एरिया। अगर कभी पढ़ने का बहुत ही मूड हो तो जो मैंने लाल किया हुआ है बस वो पढ़ लीजिएगा। IFAC के 4 बोर्ड्स हैं, IASB, IAESB, IESBA और IPSASB। IASB stands for Auditing and Assurance Board, IAE stands for Accounting Education Board, ESB stands for Ethics Standard Board, PSAS stands for Public Sector Accounting। फिर ISB के अंदर 5 तरह के हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, ISA, ISRE, ISAE, ISRS और ISQC या QM। ये अब चेंज हो गया है, पहले QC था, अब क्या है QM, क्वालिटी मैनेजमेंट। पहले था क्वालिटी कंट्रोल। आपकी किताब ने इसको चेंज नहीं किया मगर आपको पता होना चाहिए। हमारे कोर्स में क्या है, ISA और एक स्टैंडर्ड किसका, ISRE का। इसके अलावा ये सारी कहानी आप लोग कहाँ पढ़ेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। डन, ओके। पीछे आते हैं वापस। स्केप्टिसिज्म क्या होती है उस्मान भाई, व्हाट इज स्केप्टिसिज्म? एक ऐसा रवैया कि जिसमें हमें अलर्ट करता है किसी ऐसी पॉसिबल इंडिकेशन की तरफ कि उसके बारे में स्केप्टिकल हो जाए, बेचारा अलर्टेड है। ऑडिटर का एक मिजाज है, शक बहुत करता है, शकी खावन नहीं होता जैसे, ये वाला साहब है इसका। एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ, कब आई हो, कहाँ से आई हो, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी, कहाँ गई थी, किस लिए गई थी, ये कब आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्या वजह थी, किसने अप्रूव किया। तो क्वेश्चनिंग माइंड एक ही तरह के सवाल 5 लोगों से करेगा और देखेगा कि क्या पांचों के जवाब एक जैसे हैं या नहीं है, कोरोबोरेट करेगा। और जहाँ पे उसको लग रहा है कि नहीं जवाब
में वो बात नहीं है या वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मसला है। तो क्वेश्चनिंग माइंड है, अलर्ट रहता है ताकि उसको पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स पता चल जाए। ये ज़रूरी है इसके लिए। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी के मैनेजमेंट का नुमाइंदा नहीं है, ये किसके लिए आया हुआ है? शेयर होल्डर्स के लिए। कौन भेज रहा है? शेयर होल्डर्स भेज रहे हैं, उनका नुमाइंदा है। उनको जाके बताएगा कि क्या उनके अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है? आप हर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रहे होते हैं, ओवरलुक नहीं करते हैं। इवन तो आप सैम्पलिंग में काम कर रहे हैं, मगर ओवरलुकिंग फिर भी आप नहीं कर रहे होते। आप जनरलाइज नहीं करते, सोचते हैं, तसल्ली के साथ बैठते हैं, पूछते हैं, और गलत अजम्पशंस अगर आपके सामने आए तो आप उनको पकड़ लेते हैं। अगर आप मैनेजमेंट की बातों में वो यकीन से मानना शुरू कर दें, उनकी हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दें, तब तो वो आपके साथ वो फ्रॉड कर जाएं कि आपकी नानी याद आ जाए। तो ये काम होने से बचाती है। देन जजमेंट। एक नया ट्रेनी वर्सेस मैनेजर ऑफ द फर्म, क्या फ़र्क होगा? एक्सपीरियंस का, ट्रेनिंग का, नॉलेज का, जिससे उसकी जजमेंट इन्हांस होगी। एक नए ट्रेनी को अगर आप कहें कि जजमेंट लगाओ, उसके पास मैक्स नॉलेज क्या होगी? किताब की, वो भी आधी याद होगी, आधी भूली होगी। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस आप हासिल करते जाएंगे विद इन द कॉन्टेक्स्ट ड्यूरिंग ऑडिट, उतना ही आपकी जजमेंट बाकियों से इन्हांस करेगी, बेहतर होगी। क्योंकि अकाउंट्स भी क्या बने हैं? ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट्स या अजम्पशंस। तो ऑडिट भी किसके बेस पे होता है? जजमेंट्स के बेस पे होता है। सर दो तरह के होते हैं, एक इंटरिम और एक फाइनल ऑडिट। क्या डिफरेंस होगा इंटरिम में और फाइनल में? मिड ईयर में जब आप लोग जाते हैं तो दैट इज इंटरिम ऑडिट, और ईयर एंड के बाद जब आप जाते हैं दैट इज फाइनल ऑडिट। इंटरिम में क्या होता है कि ज़्यादा सीनियर स्टाफ जाता है, मगर फाइनल में जूनियर्स ज़्यादा जाते हैं। इंटरिम में बेसिकली आप कंपनी को असेस करते हैं, कंपनी के कंट्रोल्स को देखते हैं। फाइनल में क्या होता है? फील्ड वर्क होता है, एविडेंस हासिल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब्सटेंटिव लगा लो, उससे पूछ लो, सैम्पलिंग कर लो। तो इंटरिम के अंदर आप कंपनी को समझते हैं, कंपनी के कंट्रोल्स को समझते हैं, लोगों से बातचीत कैसे करनी है वो समझते हैं, कंपनी का स्ट्रक्चर देखते हैं, और फाइनल में आप क्या करते हैं? फील्ड वर्क करते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई है? ये बात हमने कर ली। सर ये एक स्लाइड है, चैप्टर 1 एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट में अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 के करीब कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसके सामने हिस्ट्री आ रही है, हिस्ट्री ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय आईकैप फ्रॉम ऑटम 2009 टू ऑटम 2023। आसान कर देता हूँ, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट उसने आज तक नहीं पूछा। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने 2 दफ़ा पूछी है, ऑटम 9 में और ऑटम 16 में। अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप, एजेंसी, डेफिनेशंस, इंडिपेंडेंस वाली उसने 1 दफ़ा टेस्ट की है, स्प्रिंग 17 में। आईफैक, आईएसबी से भी तक कोई सवाल नहीं आया। इंटरिम और फाइनल का स्कोप रिपीट होता है चैप्टर नंबर 3 में, तो इसके सवाल वहाँ पे क्लासिफाई हुए। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस 2 दफ़ा हैं, स्प्रिंग 11 और ऑटम 19। और एक ऐसा सवाल है जो कि केस स्टडी टाइप है, ये मिक्स बना हुआ है, ऑटम 18 में पाया जाता है। अच्छा, कुछ सवालों के आगे लगा हुआ स्टेरिक, ये क्यों लगाया? मस्ट बी अटेम्प्टेड इन राइटिंग। कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, बस ये 2 है। चैप्टर 1 एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट में यही 2 सवाल हैं जो कि आपको कम से कम राइटिंग में कर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिक होगा इसके अंदर में, बाकी क्या होंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टे वाले सवाल। चैप्टर 1 एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट डन। अब बारी आती है फॉर कंपनीज एक्ट। 5:15 बजे शुरू करते हैं, तब तक कोई सवाल आपका बताइए।
एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, है कोई सवाल? पूछें पूछें पूछें। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो इंटरनेशनल ऑडिट प्रैक्टिस स्टेटमेंट ये इंक्लूड होगी या इंक्लूड होती है, शेप में बनेगी? लिखा इसको ज़रा अलग करके हुआ है मगर शामिल होती है। कहानी अब दिलचस्प मोड में दाखिल हो गई है। एक काम कर रहे हैं, मुंह पे छिटे मार के आए। नहीं फिर भी मार रहे हैं।